हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी सीरीज़, और एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th का ये चैप्टर नंबर 6 रहेगा। तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो आज की क्लास में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और कुछ सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है रोडोडेंड्रोन फ्लावर की। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। मनाली गई थी सलीमा। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह सतला करती और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। आप सबको पता है कि आपकी जो वनस्पति है, अगर हम वनस्पति को देखें तो भाई मैदानी एरिया में अलग वनस्पति हैं और आपके पर्वतों पर अलग है। गिरिपाद में यानी पर्वतों का प्लेन वाला एरिया, नीचे से गिरिपाद यानी पैरों वाला, पर्वत के तली वाला एरिया। तो गिरिपाद में स्थित साल और सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। यानी जो हमारे मैदानी पार्ट में जो साल और सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। पर्वत की ढलानों पर पतली नकीली पत्तियां और शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। शंकु आकार के और पतली नुकीली पत्तियों वाले पेड़ दिखने लग गए थे सलीमा को पर्वत के ढलानों पर। उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे, ये जो आप पिक्चर्स में भी देख रहे हो। ठीक है, मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो कहीं पर आपकी छोटी छोटी घास थी, कहीं पर आपकी कोई किसी भी तरह की वनस्पति नहीं थी, केवल बर्फ थी, आइस थी। तो सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्थल की ऊंचाई बढ़ती है, वनस्पति की विशेषताएं भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ आपकी क्लाइमेट में भी परिवर्तन होता है, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती है। भाई आपकी जलवायु बदली, क्लाइमेट बदला, हाइट धरातल बदला, तो आपकी भाई पेड़ पौधे भी बदलेंगे। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की वनस्पति तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। एक तो ढलानी एरिया की कैसा ढाल है, और दूसरा जो मिट्टी है उसकी परत की मोटाई कितनी है, इस फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं हमारे वन। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी अंतर होता है। सघनता मीन्स वो कितनी गहरी है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है पेड़ या नज़दीक है, और कौन सा टाइप है। तो आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, ये अभी श्रेणियाँ आएंगी, तो 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और इन फैक्टर्स के आधार पर हमारे यानी वनों के फैक्टर्स के आधार पर सघन और खुले वन, 2 प्रकार के वन विकसित होते हैं। ठीक है, समझ गए। हमने 3 श्रेणियां पढ़नी है ना। सेकंड आती है हमारी घास स्थल। घास स्थल यानी ग्रास लैंड, आपके जो मध्यम वर्षा वाले, यानी जहाँ पर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर ग्रास लैंड बन जाते हैं, तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं घास स्थल। तीसरे आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती। सलीमा जब हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी, तो उसके पिता ने विश्व के विभिन्न स्थानों पर जो जा चुके थे, उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय क्षेत्र में आपके शंकुधारी पेड़ बताए, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ बताई, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में बताया,
और कई अन्य जानकारी भी दी। सलीमा के पिता ने सलीमा को, सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के टाइप में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट, यानी जलवायु का बदलना, क्लाइमेट का बदलना। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, उनके गुण, वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की भी जानकारी प्राप्त करें। पर उससे पहले जो हमारा पेज नंबर 1 है, इसके कुछ जो बॉक्सेस हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए। नहीं भाई, तो आगे चलते हैं अपना। तो यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ये तो सबने देखी हुई होती हैं। दूसरा, ये बॉक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहते हैं? सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय, और जो कि आपके अमेजन वन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, अमेजन वन, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील में अमेजन रिवर्स भी बहती है काफ़ी चौड़ाई में, ठीक है। और इस अमेजन नदी के पास ये घने जंगल है, घने वन हैं, इसीलिए इन्हें विश्व के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि ये CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो CO2 को अब्जॉर्व करते हैं, इसी वजह से पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं अमेजन वन, ब्राज़ील वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो चलिए अब अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक बॉक्स और है, इसको भी देख लो। एनाकोंडा, एनाकोंडा आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा सांप, स्नेक, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन है, अभी आगे पढ़ेंगे, उनमें पाया जाता है। यह मगर बड़े जानवरों को भी मार कर खा सकता है, यानी मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी या उससे भी बड़े जानवरों को भी मार कर खा सकता है एनाकोंडा। चलिए अपने वन शुरू करते हैं अब। तो वन को देखें तो भाई जो आपके वन हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें टाइप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, सबको पता है भूमध्य रेखा पर सारा साल सूर्य की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं, तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है, तो ये एरिया गर्म होते हैं। यहाँ पर वर्षा भी अत्यधिक होती है, परंतु यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं, यानी सदा हरे भरे रहते हैं ये पेड़। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो वृक्ष के अंदर भी, वन के अंदर भी नहीं पहुँच पाता। मीन्स क्या कहना चाहता है कि भाई ये पेड़ इतने घने बने होते हैं, इतने हरे भरे होते हैं कि भाई जो इनके तली वाले भाग में सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ कास्ट वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। आपको ये वृक्षों के नाम पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी किस टाइप के वन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, बॉक्सेस बाद में करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो आपके भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ कास्ट वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो यही है, साल, सागवान, नीम और शीशम। दृढ़ कास्ट वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। आमतौर पर यहाँ पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। आमतौर पर ये पाए जाने वाले जानवर हैं इस प्रकार के वनों के अंदर। तो ये आपके 6 से 8वें हफ्ते में, गर्मी ऋतु जैसे शुरू होती है तो 6 से 8वें हफ्ते में ये अपनी पत्तियां गिराने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वृक्ष भी कहते हैं। मानसूनी वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मानसून आता है तो मानसून अपनी वर्षा करता है तो ये पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें मानसूनी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए भाई? नेक्स्ट आते हैं आपके शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन आपके मध्य अक्षांश के
तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कोस्टल एरियाज में ये वन देखने को मिलते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी किनारों पर। तो ये सामान्यतः आपके महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे आपका भाई दक्षिण पूर्वी अमेरिका है, दक्षिणी चीन या दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ पर बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों ही प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वनों के अंदर। तो ये आपको पिक्चर दी हुई है शीतोष्ण सदाबहार वनों की, और साथ साथ ये आपको भाई दिए गए हैं यहाँ पर कुछ जानवर की पिक्चर, जिसे आप अच्छी तरह जानते हो। ये बाघ है, ये गोल्डन लंगूर, और ये है आपके हाथी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे वृक्ष शीतोष्ण पर्णपाती वन, इनको देख लेते हैं। ऊंचे अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये आपके उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय एरिया में यानी कोस्टल एरियाज में ये पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ है ना, वो इस तरह के होंगे: बांज, एश, बीच, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन याद रखना, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ चिली और पश्चिमी यूरोप के कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो ये है पिक्चर आपके शीतोष्ण पर्णपाती वनों की। नेक्स्ट आते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, भूमध्य सागरीय वनस्पति से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। जो आपके महाद्वीप के पूर्वी वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, उसके जो अधिकांश पार्ट है शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। महाद्वीपों का जो वेस्ट वाला एरिया है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे इनसे अलग है। यहाँ पर आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं, इनका जो वेस्ट वाला पार्ट है, साउथ वेस्ट, तो वहाँ पर आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। यह अधिकतर यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका और इसके साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो भूमध्य सागरीय वनस्पति हैं, यहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो तो गर्म रहेगी और वर्षा ऋतु मृदु शीत ऋतुएं होती है, यानी वर्षा के टाइम पर थोड़ी थोड़ी ठंड और जो आपकी गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर सिट्रस फल उगाए जाते हैं, जैसे आपके भाई संतरा, जंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू। तो ये सिट्रस के फल यहाँ पैदा ज़्यादा किए जाते हैं। ये एग्जाम में आता है कि किस प्रकार के एरिया में आपके सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है या वन्य जीव भी आपके कम हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों के अंदर। अब इसमें एक बार बॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस ये एक बॉक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस वाले बॉक्स से। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और इनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को भी रोकती हैं, यानी वाष्पीकरण होने से भी रोक देती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण, देखो अंगूर होते हैं, संतरे होते हैं, अंजीर होते हैं, जैतून, तो फलों की खेती के कारण विश्व का फलों उद्यान भी कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, विश्व का फलों उद्यान किस प्रदेश को कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय एरियाज को ही विश्व का फलों उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए भाई। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों को देखते हैं अब हम। तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के ऊंचे अक्षांशों में यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें
टैगा वन भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, यानी आपके बर्फीले एरियाज में। इन वनों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य और अखबारी कागज भी बनाने के काम आता है। ठीक है। नरम काष्ठ का प्रयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। देखा, आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें। जो इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में भी होता है, अखबारी कागज बनाने में भी होता है, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी होता है। चीड़ और देवदार ये इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं शंकुधारी वनों के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है शंकुधारी वनों की। ये शंकुधारी वन है आपके, ठीक है। और ये भैया आपके हिमाच्छादित शंकुधारी वन है, जो बिल्कुल हिम से ढके हुए हैं, हिम से ढके हुए शंकुधारी वन। अब ये इधर देखो, ये एक छोटे सा कंसेप्ट है बिल्कुल। रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ होता है? तो रूसी भाषा में टैगा वन यानी आपके बर्फीले एरियाज में पाए जाने वाले वनों को टैगा वन भी कहते हैं। तो शुद्ध यानी अनछुआ, यानी पवित्र कह सकते हो। शुद्ध, अनछुआ, पवित्र, टैगा वनों का एग्जाम्पल। अब ये देखते हैं, ये भाई आपके उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, घास एरिया है कि किस प्रकार की घास है। तो यहाँ पर इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, घास के बारे में। ग्रास लैंड, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल यानी आपके जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ये फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से अगर हम देखें, यहाँ की जो वनस्पति है निम्न से मध्यम वर्षा वाले एरियाज में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी लंबाई वाली होती है, काफ़ी ऊंची होती है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो इसी प्रकार का, यानी अफ्रीका का जो सवाना ग्रास लैंड है वो इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ आदि जानवर भी देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे शीतोष्ण घास स्थल। तो ये तो हमने उष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखे हैं ना। अभी हम देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल, यानी आपके शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांश से, देखो आपकी उष्ण कटिबंधीय वाली भूमध्य रेखा के आसपास शीतोष्ण घास स्थल आपके मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास है आमतौर पर छोटी होती है पर पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि ये सारे पाए जाते हैं सामान्यतः इसी प्रकार के ग्रास लैंड में। नेक्स्ट आता है आपका कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पतियों की कमी भी रहती है। विश्व के मानचित्र पर आप रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। यह एनसीईआरटी है तो कुछ बच्चों के लिए होमवर्क देते हैं। आगे चलते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यंत ठंडा मिलेगा, आप सबको पता है। और हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है वहाँ पर बिल्कुल सीमित मात्रा में मिलती है, यानी थोड़ी मात्रा में। वो बर्फ़ के कारण है, वहाँ के क्लाइमेट के कारण है। यहाँ केवल आपको काई के, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, यानी जब आपके ध्रुवों पर थोड़ी बहुत गर्मी की ऋतु आती है ना, तभी इसी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। टुंड्रा को आप ध्यान रखना, जो हमारे बर्फीले एरियाज हैं उनको टुंड्रा कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर भी हैं, जैसे सील, वालरस, कस्तूरी, बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो इस तरीके के जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सलीमा के जो पिता हैं उन्होंने कुछ घने वनों के चित्र भी दिखाए सलीमा को। उन चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं, और उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, उन्हें एरिया चाहिए कृषि करने के लिए, तो उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, तो ये वन पुण्य कैसे बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार वन काटते रहे तो भविष्य में जो पर्याप्त ऑक्सीजन है
जो ऑक्सीजन है, जो जलवाष्प है, जो लकड़ी है, फल मेवे आदि कैसे मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हो? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करो। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख करते हैं बॉक्सेस को। तो सबसे पहले तो ये आपको एक जिराफ का बॉक्स है जो आपको दिख रहा है, और ये बॉक्स तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। कई बार एग्जाम में किसी भी तरीके का एग्जाम ले लो, केवल ज्योग्राफी का ना, जीएस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी जीएस आ रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यानी आपके जो भूमध्य रेखा के आसपास जो ग्रास लैंड पाए जाते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना के नाम से जानते हैं। ब्राजील में कैंपोस के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस कह देते हैं, कंपास भी कह देते हैं, वेनेजुएला में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये आपके उष्ण कटिबंध से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके ज़्यादातर शीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं, और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय के नाम से भी जाना जाता है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना, पंपास ग्रासलैंड। ओके, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड को प्रेरी के नाम से जाना जाता है, प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डान लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो भाई डाउन्स के नाम से जाना जाता है, डाउन्स। ठीक है, याद रख लेना डाउन्स, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। तो यहाँ पर ये वालरस नाम का एक वन्य जीव है, ये ध्रुवीय भालू है जो कि आपकी पोलर एरिया में है, ये सील है। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जानवरों की, तो आई थिंक हमें पता भी नहीं चला और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, काई और लाइकेन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, रेगिस्तानी वनस्पति में, टुंड्रा वनस्पति में। तो काई और लाइकेन आपकी किस प्रकार की वनस्पति है? सबको पता है, टुंड्रा वनस्पति। किस प्रकार की? टुंड्रा वनस्पति। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, ठंडी ध्रुवीय जलवायु। तो आप सबको पता है गर्म और शुष्क यानी जहाँ पर वर्षा नहीं होगी और गर्मी रहेगी, ऐसे रेगिस्तान में ही आपकी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। तो यहाँ पे तीसरा नहीं दिख रहा है हमें, तो देख लेते हैं एक बार। तो सामान्य जानवर पूछा गया है, तो कौन सा जानवर है भाई? बंदर, जिराफ, ऊंट। तो हमने अपना देखा भी था, ठीक है जी, बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति, शंकुधारी, रोजवुड, चीड़, सागवान। तो सागवान तो आपका रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा रोजवुड, राइट आंसर इज रोजवुड। नेक्स्ट आता है स्टेपी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो भाई स्टेपी घास के मैदान वैसे तो यूरोप में कहा जाता है स्टेपी घास मैदान, पर यहाँ पे मध्य एशिया डाला हुआ है, तो मध्य एशिया यूरोप से ही टच करता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, मध्य एशिया को। ठीक है, तो भाई कंप्लीट होता है आपका आज का चैप्टर। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, मैंने एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और इसके साथ साथ भाई बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक मेरी वीडियोस का नई जो वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अब अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें, वहाँ से आप पेड कोर्स खरीद सकते हो, पीजीटी और नेट ज्योग्राफी, जो कि आपके नेट लेवल की जियो है और पीजीटी लेवल की है। ओके भाई, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।